हेलो स्टूडेंट्स, अपना ठोस अवस्था वाला जो अध्याय चल रहा है, इस ठोस अवस्था वाले अध्याय में मैं आप लोगों को निबिड़ संकुलन बता रहा था। और निबिड़ संकुलन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि निबिड़ संकुलन का हम अध्ययन जो है 3 पदों में करते हैं: एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। पिछले वीडियो में मैं आपको एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बता चुका हूँ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में है। तो आज का हमारा टॉपिक है इसका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। टॉपिक है हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं वास्तव में सारे के सारे क्रिस्टल त्रिविमीय होते हैं। एक विमीय में हमने पढ़ा, एक विमीय में कण के पीछे कण व्यवस्थित होते हैं। कण के पीछे कण व्यवस्थित होने पर क्या बनता है? लाइन बनती है। कणों की एक पंक्ति का निर्माण होता है। जब कण के पीछे कण व्यवस्थित होंगे तो उससे कण की पंक्ति का निर्माण होता है, बनती है लाइन, जिसको हम बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। फिर जब कणों की लाइनें एक के सहारे एक अगल बगल में व्यवस्थित होंगी तो इससे बनेगी संरचना हमारी द्विविमीय संरचना हो जाएगी। ये जो संरचना बनेगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी द्विविमीय संरचना। फिर द्विविमीय संरचना के मैंने आपको बताए 2 भाग। एक तो बताया था वर्ग निबिड़ संकुलन, और दूसरा भाग बताया इसका मैंने आपको षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो अब हम आज जो है वीडियो में द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संरचना के निर्माण का अध्ययन करें। तो आज का हमारा टॉपिक है इसका द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संरचना की प्राप्ति। ये आज का हमारा टॉपिक है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संरचना की प्राप्ति। बेटा, इसको हम यूं समझ सकते हैं जैसे इसमें हम यूं समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बुक है और बुक का एक पेज। जैसे ये बुक में एक पेज है तो ये संरचना क्या हो गई? एक द्विविमीय संरचना हो गई। लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, लेकिन मोटाई इसकी नगण्य है। लंबाई चौड़ाई की तुलना में इसकी मोटाई क्या हो गई? नगण्य हो गई। तो जब इस तरह से पेज के ऊपर पेज आएंगे तो पेज के ऊपर पेज आने का मतलब क्या है? परत के ऊपर परत अगर लगा दी जाए तो द्विविमीय संरचना जो होती है वो त्रिविमीय संरचना में परिवर्तित होती है। जब हम द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं, जब हम द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करेंगे तो जो संरचना बनेगी वो संरचना आपकी त्रिविमीय संरचना होगी। तो हम यहाँ पर द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति होगी। जैसे
ये बेटा एक द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन है। द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के लिए मैंने आपको बताया था कि कणों की पंक्तियां इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि प्रत्येक गोला दो परस्पर लंबवत पंक्तियों का सदस्य बने। कणों की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी कि प्रत्येक कण दो परस्पर लंबवत पंक्तियों का सदस्य बनता है, और इस व्यवस्था में एक गोला चार गोलों को स्पर्श कर रहा है, और उन चारों स्पर्श करने वाले गोलों का जब केंद्र मिलाया जाता है तो केंद्र मिलाने पर बनने वाली आकृति जो होती है वर्गाकार होती है। इस वजह से आपने इसको नाम दिया था द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ये मैं अभी फिलहाल पहले आपको द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के बारे में रिवाइज करा रहा हूँ। पहले वैसे मैं बता चुका हूँ सारी बातें। लाइन इस तरह व्यवस्थित होंगी कि हर एक गोला दो लंबवत पंक्तियों का सदस्य बने। इस अवस्था में गोला चार गोलों को स्पर्श करेगा, चार गोलों को स्पर्श करेगा, चारों गोलों का आपने केंद्र मिलाया, वर्गाकार आकृति बनी। इसके कारण से आपने इसे नाम दिया था द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। अब जरा अपन देखते हैं त्रिविमीय संरचना में कैसे चेंज होगा। देखिए ये गोलों की बेटा एक परत है, ये बेटा गोलों की एक परत है। अब हम इस परत के ऊपर परत लगाएंगे। अब परत के ऊपर परत लगाने का तरीका क्या होगा कि गोले के जस्ट ऊपर गोला आना चाहिए। जैसे ये वाला जो गोला है, इस गोले के ऊपर ही अगली परत का गोला उपस्थित होना चाहिए, फिर इसके ऊपर जस्ट अगली परत का गोला होना चाहिए। यानी गोले की परत, गोलों की जो परत है, इन परतों को आप इस प्रकार लगाने वाले हैं, अगली परत का गोला पहली परत के गोले के ठीक ऊपर आए। अब बेटा इसी बात को एक मिनट जरा, हमने पहली परत के ऊपर दूसरी परत लगाई। परत को लगाते समय क्या ध्यान रखा गया? परत को लगाते समय ध्यान ये रखा जाता है कि पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर दूसरी परत का गोला आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परतों पर परत इस तरह लगाई गई कि प्रत्येक गोला तीन लंबवत पंक्तियों का सदस्य बने। अब देखिए तीन लंबवत पंक्तियां कैसे, एक पंक्ति तो आपकी ये हो ही गई इस प्रकार, ये दो तो हमें लंबवत दिखेंगी, लेकिन जब गोले पर गोला आएगा तो गोलों के केंद्र एक सीध में होंगे। गोले पर गोला आएगा तो गोलों के केंद्र एक सीध में हो जाएंगे, और जब गोलों के केंद्र एक सीध में होंगे तो प्रत्येक गोला तीन लाइनों में सदस्य बनेगा। एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, और एक बाहर की ओर लाइन हो जाएगी। हर एक गोला तीन लंबवत लाइनों का सदस्य बनता है, और इस अवस्था में बनने वाली जो संरचना होती है, इस संरचना को नाम दिया जाता है सरल घनीय जालक। ये जो संरचना होती है, इस संरचना को नाम देंगे सरल घनीय जालक। और इस सरल घनीय जालक में जो एकक कोशिका होती है, उस एकक कोशिका को कहा जाता है सरल एकक कोशिका। इसकी जो एकक कोशिका होगी, उस एकक कोशिका को कहेंगे सरल एकक कोशिका। तो जब हम द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलित, द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं, तो एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने का तरीका क्या है? गोले के जस्ट ऊपर गोला आना चाहिए, और जब गोले के जस्ट ऊपर गोला आता है तो इस अवस्था में हर एक गोला तीन लंबवत लाइनों का सदस्य बने। दो लाइनों को तो हमने बोर्ड पर क्लियर कर दिया, तीसरी लाइन जो होगी वो आपकी इस स्थिति में होगी, यानी हर एक गोला तीन लंबवत लाइनों का सदस्य बने। तो इस अवस्था में जो संरचना बनती है, उस संरचना को आप नाम देते हो सरल घनीय जालक।
और इसकी जो एकक कोष्ठिका होती है उसको कहा जाता है सरल एकक कोष्ठिका। इसको अपन चित्र के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। देखिए यहां हम इसको एकक कोष्ठिका के चित्र के द्वारा और ज्यादा स्पष्ट करेंगे। अब बेटा सरल एकक कोष्ठिका का मतलब कि गोले 8 कोने पर होंगे, 4 कोने ऊपर हो गए और ये 4 कोने नीचे। अब जरा देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि हर एक गोला 3 लंबवत पंक्तियों का सदस्य है। देखो पहले तो x y और ये तीनों एक दूसरे से लंबवत स्थिति में होते। अब आप देखिए हमने इस वाले गोले को चुना है, यहाँ पर ये वाला गोला लिया। अब आप देखो ये वाला गोला इस लाइन का सदस्य हो जाए। इस लाइन में तो हमने केवल एक कोष्ठिका ली है, क्रिस्टल बनेगा तो ऐसी बहुत सारी कोष्ठिका एक के साथ एक व्यवस्थित होगी। तो ये वाला गोला एक तो इस लाइन में सदस्य है, दूसरा यही गोला इस लाइन में भी सदस्य है और यही गोला आपका इस वाली लाइन में भी सदस्य है और ये तीनों लाइनें एक दूसरे की लंबवत स्थिति में होगी। तो इस तरह से जब भी वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखा जाए जिसमें कि प्रत्येक गोला 3 लंबवत लाइनों का सदस्य बने तो बनने वाली संरचना कहलाती है सरल घनीय जालक और इसकी जो एकक कोष्ठिका होती है उसे कहा जाता है सरल एकक कोष्ठिका। अब इसमें बात आती है बेटा समन्वय संख्या और संकुलन क्षमता। देखिए इसकी समन्वय संख्या को कैसे निकालेंगे। अब आप देखो इसके आगे भी गोले होंगे, इस लाइन में गोला होगा, फिर गोला आपका इस लाइन में भी होगा और गोला आपका इस लाइन में भी होगा। तो इस तरह से आप देखिए ये वाला जो गोला है, ये वाला जो गोला आप देख रहे हो, ये गोला 6 गोलों से घिरा हुआ। 2 गोले तो ऊपर नीचे हो गए, 2 गोले आपके दाएं बाएं हो गए, एक आगे की और एक पीछे की। तो ये गोला जो है हर एक गोला संरचना में 6 गोलों से घिरा होगा और 6 गोलों से घिरा होने का मतलब है समन्वय संख्या का मान, समन्वय संख्या का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। समन्वय संख्या हो गई 6 और संकुलन क्षमता होगी 52.4। समन्वय संख्या का मान 6 और संकुलन क्षमता का मान होगा 52.4। तो बेटा इस तरह से यहाँ पर जो है ये आपका द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय संरचना की प्राप्ति हुई। कौन सी त्रिविमीय संरचना बनी? सरल घनीय जालक बना। सरल घनीय जालक की एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका में यहाँ पर समन्वय संख्या 6 समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता का मान 52.4। इसकी गणना आपको आगे के वीडियो में बता दी जाएगी। अब बेटा इसके आगे जो है देखिए इसमें अब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संरचना, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संरचना के बारे में हम अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है क्या। देखिए कल भी अपन पढ़ चुके हैं, वैसे तो इसके बारे में हल्का सा मैं रिवाइज करा देता हूँ।
ये बेटा गोलों की पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, इसमें अगली पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोलों के मध्य के रिक्त स्थान में जाता है, दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोलों के मध्य के रिक्त स्थान में, इस प्रकार। फिर अगली लाइन का गोला, मतलब प्रत्येक अगली लाइन का गोला जो होगा वो पहले वाली पंक्ति के गोलों के मध्य के रिक्त स्थान में प्रवेश करता है। ये बेटा हमने आपको कल इस प्रकार द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बताई थी। इसमें एक गोला चारों तरफ से 6 गोलों को स्पर्श करता है, अधिकतम 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो और इन 6 गोलों का केंद्र मिलाएंगे तो षटकोणीय संरचना बनती है। और षटकोणीय संरचना के बनने के कारण से हमने नाम दिया था षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब ये जो हमें षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पर षटकोणीय संरचना हमें दिखाई दे रही है। आप यहाँ देखिए, जब गोले व्यवस्थित हो रहे हैं तो गोलों के व्यवस्थित होने पर बीच बीच में आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं। ये जो हमें रिक्त स्थान दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो रिक्त स्थान हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इन रिक्त स्थानों को नाम दिया जाता है त्रिकोणीय छिद्र। ये जो रिक्त स्थान आपको दिखते हैं, इन रिक्त स्थानों को नाम देते हैं यहाँ पर त्रिकोणीय छिद्र। और त्रिकोणीय छिद्र का प्रयोग, त्रिकोणीय छिद्र शब्द का प्रयोग केवल कब किया जाता है, जबकि संरचना द्विमीय संरचना होती है। अगर संरचना द्विमीय है तब तो ये छिद्र कहलाते हैं त्रिकोणीय छिद्र। लेकिन जैसे ही परत के ऊपर परत डाली जाएगी, गोले डाले जाएंगे, ये जो त्रिकोणीय छिद्र थे, ये त्रिकोणीय छिद्र 2 अन्य छिद्रों में बदल जाते हैं। त्रिकोणीय छिद्र से 2 प्रकार के छिद्र बनते हैं। एक छिद्र को कहा जाता है चतुष्फलकीय छिद्र और दूसरे को कहा जाता है अष्टफलकीय छिद्र। त्रिकोणीय छिद्र जो है 3D संरचना में 2 प्रकार के छिद्रों में चेंज होता है, चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र। पहले एक बार इसे देखें। लाइनें इस तरह व्यवस्थित होंगी, लाइनें इस तरह व्यवस्थित होंगी कि हर एक गोला, प्रत्येक अगली पंक्ति का गोला पहले वाली पंक्ति के गोलों के मध्य के रिक्त स्थान में हो। यानी इस अवस्था में पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं विषम अंक वाली लाइनें एक सीध में आती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 यानी सम संख्या वाली लाइनें एक सीध में आती हैं। इस अवस्था में एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है, केंद्रों को मिलाओगे षटकोणीय आकृति बनेगी, इसलिए हमने नाम दिया षटकोणीय निबिड़ संकुल। अब द्विमीय संरचना में जो हमको त्रिकोणीय स्थान दिखाई दे रहे हैं, इन त्रिकोणीय स्थानों को नाम देते हैं हम त्रिकोणीय छिद्र। लेकिन जब हम इस परत के ऊपर अन्य परत के गोले डालते हैं, जब इस परत के ऊपर अगली परत के गोले डाले जाएंगे, तो ये जो त्रिकोणीय छिद्र थे, ये त्रिकोणीय छिद्र 2 प्रकार के छिद्रों में चेंज होते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र। अब देखते हैं बेटा ये कैसे बनते हैं चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र। मान लीजिए अगली परत का गोला इस छिद्र के ऊपर आकर के होता है, इस छिद्र के ऊपर अगली परत का गोला आकर होता है। तो जब गोला इस छिद्र के ऊपर आकर के होता है तो इस तरह से 4 गोलों से घिरी हुई आकृति बनती है। ये 4 गोले, इसको भी मैं आपको अलग से प्रदर्शित कर देता हूं। देखिए इसमें आपको 3 गोले तो दिखाई दे रहे हैं एक परत के, ये 3 गोले हो गए बेटा एक परत के।
और इसके ऊपर हमने डाला अगली परत का गोला, ये अगली परत का गोला हो गया। तो ये जो अगली परत का गोला होता है इस वाले छिद्र को तो पूर्ण रूप से ढक देता है इसको, और बगल वाले छिद्रों का थोड़ा थोड़ा भाग भी ये घेर लेता है। और इन चारों गोलों के मध्य का ये जो रिक्त स्थान बना, इस रिक्त स्थान को हम नाम देते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। इसे चतुष्फलकीय क्यों कहते हैं? छिद्र कभी चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय नहीं होता, ना तो छिद्र वास्तव में चतुष्फलकीय ना अष्टफलकीय। कणों की जिस व्यवस्था के द्वारा छिद्र का निर्माण हुआ है उसके आधार पर छिद्रों का नामकरण। यहाँ कणों की व्यवस्था चतुष्फलकीय है, तो इसके कारण ये रिक्त स्थान कहलाता है चतुष्फलकीय छिद्र। और अगर कणों की व्यवस्था अष्टफलकीय हो, कणों की व्यवस्था अष्टफलकीय हो, तब हम इसी छिद्र को नाम देंगे अष्टफलकीय छिद्र। इसको हम एक और तरीके से देखें, अगर हम नीचे वाले तीनों गोलों का केंद्र मिलाएं, नीचे वाले तीनों गोलों का केंद्र मिलाओगे, ये त्रिभुजाकार आकृति बनी, और ऊपर वाले गोले का केंद्र आएगा इस स्थान पर। अब हम इन चारों केंद्रों को मिला दें आपस में, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 4। 3 त्रिभुज आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं और चौथा त्रिभुज जो है इन तीनों के नीचे होगा। तो 4 त्रिभुजाकार फलकों से घिरी हुई व्यवस्था, इसे हम नाम देते हैं चतुष्फलकीय व्यवस्था। और इन चारों गोलों के मध्य का जो रिक्त स्थान है उसे नाम दिया जाता है चतुष्फलकीय छिद्र। तो इस तरह से चतुष्फलकीय छिद्र को बनाने में एक 3 गोले एक परत के और एक गोला दूसरी परत का दिखाई दे रहा है। अब बेटा देखिए अष्टफलकीय कैसे बनेगा। ये भी वही 3 गोले नीचे के हो गए, रेड वाला ऊपर का हो गया, ये आपका चतुष्फलकीय होगा। फिर अब ये 3 गोले नीचे के हो गए और 3 गोले नीचे के हो गए, एक रेड वाला ऊपर। अब बेटा इन 3 चतुष्फलकीय छिद्रों के बीच में जो हमें खाली जगह दिख रही है, एक चतुष्फलकीय, दूसरा चतुष्फलकीय, तीसरा चतुष्फलकीय, इनके बीच में जो हमें स्टार जैसी आकृति दिखाई पड़ रही है, इसमें मैंने डॉट लगा दिया है। तो ये जो स्टार जैसी आकृति दिख रही है, ये स्टार जैसी आकृति अष्टफलकीय छिद्र को व्यक्त करती है। इसको मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं। देखिए इसमें 3 गोले तो है नीचे की परत के, 3 गोले हो गए आपकी एक परत के, 3 गोले हो गए बेटा आपकी दूसरी परत के। ये 3 गोले एक परत के दिख रहे हैं। अब 3 गोले अपन बनाएंगे दूसरी परत के, जिसको हमने रेड के माध्यम से दिखाया है। इस तरह से टोटल गोले हो गए 6, 3 नीचे के 3 ऊपर। और इन 6 गोलों के द्वारा जो संरचना बनती है वो संरचना होती है अष्टफलकीय संरचना। और इस अष्टफलकीय संरचना के बीचों बीच जो खाली जगह दिख रही है, बीचों बीच खाली जगह को हम कहेंगे अष्टफलकीय छिद्र। अब बेटा देखो ये अष्टफलकीय व्यवस्था कैसे है उसको अपन देखते हैं जरा। देखिए 3 गोले एक परत के, तो इस तरह से देखते हैं बेटा, इसमें 3 गोले नीचे के हैं। अगर 3 गोलों का केंद्र मिलाएं तो एक त्रिभुज ये बनेगा। दूसरे परत के 3 गोलों का केंद्र मिलाएं, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा। 3 गोलों का केंद्र मिलाओगे तो जैसे ब्लैक वाले 3 गोलों का केंद्र मिलाएंगे
तो एक त्रिभुज बना, रेड वाले 3 गोलों का केंद्र मिलाएंगे तो एक दूसरा त्रिभुज बना, और ये दोनों त्रिभुजों के जो शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शीर्ष एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होते हैं, हमेशा विपरीत दिशाओं में होंगे, चाहे तो आमने सामने आ जाए, चाहे एकदम से अपोजिट आपको दिखने लग जाए, दोनों स्थितियां संभव होती हैं। अब जरा हम देखते हैं अष्टफलकी कैसे। देखिए, दो त्रिभुजाकार फलक तो आपको दिख ही रही है। अब ये वीडियो जो है लाइट चली गई है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट करने की वजह से अपन मोबाइल की लाइट में बना रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। अब इसमें दो त्रिभुजाकार फलक दिख रही हैं, ये तीसरी फलक हो गई, 3 त्रिभुज हो गए, ये 5 हो गए त्रिभुज। देखो कैसे हो गए 5, 1 2 3 4, और इस 4 के ऊपर बड़ा त्रिभुज 5 त्रिभुज ये दिख रहे हैं। अब इस तरह इसके बाद ये रेड से मैंने दिखाया, ये छठा त्रिभुज, रेड वाली लाइन को मिलाते हुए छठा त्रिभुज, फिर ये बेटा 7वां त्रिभुज हो गया, और ये उल्टा जो अपने को दिखाई दे रहा है 8वां त्रिभुज हो गया। तो इस तरह से 8 त्रिभुजाकार फलकें होती है। इन 8 त्रिभुजाकार फलकों के मध्य में बनने वाला जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम नाम देते हैं अष्टफलकीय छिद्र। एक और अपन इसमें तरीके से इसी चीज को दिखा सकते हैं। मैंने भी आपको बताया कि दोनों हमेशा शीर्ष हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं, तो ये भी संभव है, इस तरह भी दिखाया जा सकता है। शीर्ष अभी भी आप देख रहे हैं विपरीत दिशा में। अब इन चारों कोनों को आप ऊपर मिला दें, 4 त्रिभुजाकार फलक ऊपर हो जाएंगे, और चारों कोने नीचे मिलाने पर 4 त्रिभुजाकार फलक नीचे हो जाएंगे। 4 फलक ऊपर की ओर, और ऐसे ही 4 फलक जो होंगी वो नीचे की होंगी। तो इस तरह से आपका जो है अष्टफलकी छिद्र होता है। यानी जब भी द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत पर अगली परत के गोले डाले जाते हैं, तो गोले डालने पर 2 तरह के छिद्र बनते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र। और अभी अपन थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई, आगे हम दोबारा से इनको अगले वीडियो में हम फिर इसको दोबारा से रिवाइज कराएंगे।